हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज के दिन के दूसरे वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के आगे वाला पार्ट। तो पहले वीडियो में, जी हाँ, पहले वीडियो में ऊपर आई बटन मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, उस वीडियो की लिंक मिलेगी। जल्दी से फटाक से उस लिंक पे जाइएगा, वो वीडियो पहले देखो और फिर इस वीडियो में एंटर करो, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ को हमने देखा था, वो वैल्यू क्या था कूलम्ब्स लॉ का, तो वो था F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या, दो चार्जेस है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन या तो रिपल्शन वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू रहेगी ये। अब इसमें जो K दिया गया है ना, तो इस K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या? तो ये स्मॉल के। अब इस के का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है दोस्तों, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1/4πε0 से। और जब भी मैं इसे 1/4πε0 से रिप्लेस करूंगा तो मुझे इसका एक डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, और वो वैल्यू रहेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलोम स्क्वायर, ठीक है। तो इस जो भी कोई आपका फॉर्मूला आपको मिला है कूलम्ब्स लॉ का, उसकी जगह पर मैं अगर एक नया फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं तो वो बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि 1/4πε0 कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। उसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का, जो भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप पूछोगे कि सर ये जो आपने यहाँ पर ε0 नाम का कोई तो एक नया टर्म लिखा है, वो कौन है? तो वो है परमिटिविटी। ये कौन है? परमिटिविटी। अब नाम ही बोल रहा है कि ये तो कुछ तो परमिट करता होगा, तो ये क्या परमिट करता है? तो ये है परमिटिविटी, ये एक मीडियम का प्रॉपर्टी है। परमिटिविटी क्या है? मीडियम का एक प्रॉपर्टी है जो उस मीडियम में रखे जाने वाले दोनों चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होने देता है। अगर दो चार्जेस मैंने एक मीडियम में रखे, समझो वैक्यूम में रखे, तो वैक्यूम में दो चार्जेस रखने के बाद उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट होने देने का काम जो करता है, उसको जनरेट होने के लिए हेल्प जो करता है, उस हेल्प करने वाले प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। सिंपल है, ये परमिट करता है फोर्स को जनरेट होने को, ठीक है। अब यहाँ पर परमिटिविटी के एप्सिलॉन के साथ में एक जीरो भी लिखा है यहाँ पर, ये वाला। तो ये जीरो कौन है? तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कौन है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस मतलब क्या दोस्तों? वैक्यूम, एयर, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब क्या है? एयर है, या तो वैक्यूम है। जनरली हम लोग एयर ही बोलते हैं, ठीक है। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब ε0। अब इस ε0 को डिफाइन तो हमने कर लिया, इसका कुछ वैल्यू है क्या अलग से? यस, इसका वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट क्या रहेगा? कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं है, ये जो k है ना, ये k में 1/4πε0 नीचे है, तो k का जो भी यूनिट है उसका उल्टा यूनिट लिख दिया, कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ε0 का ये वैल्यू डायरेक्टली इस वैल्यू में पुटअप करने के बाद आपको 9 × 10⁹ का वैल्यू मिलता है, लेकिन ये याद रहने के लिए हम लोगों ने पहले से ही ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि भाई अगर मैंने दो चार्जेस एयर में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, तो उनका परमिटिविटी जो भी होगा ये ऐसा ऐसा होगा, और उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा वो इतना इतना होगा। ज़रूरी है क्या कि हर बार मैं एयर में ही रखूं, हर बार वैक्यूम में ही रखूं? नहीं, मुझे उसे पानी में रखना है। तो पानी में अगर मैं दो चार्जेस रखूंगा तो उनके दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट होगा कि नहीं होगा?
जी हाँ होगा। तो उस केस में उसमें कौन काम करता होगा, कौन उसे सपोर्ट करता होगा, तो उस मीडियम का परमिटिविटी सपोर्ट करता होगा, करेक्ट। तो इस परमिटिविटी का उस परमिटिविटी के साथ कुछ रिलेशन है क्या, तो हाँ है। वो कौन रिलेशन है, वही तो अपना आगे का पॉइंट है। क्या है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। तो आज का जो दूसरा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या तो उसका दूसरा भी नाम है। उसका दूसरा नाम क्या है पता है आपको, उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक क्यों, क्योंकि इसका जो मीडियम का जो भी वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये मतलब जिस मीडियम में हम लोग रख रहे हैं उस मीडियम को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। उसकी वजह से उसका नाम दिया गया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए दोस्तों, पहला तो बात ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी तो है एप्सिलॉन, रिलेटिव है मतलब आर लिखूंगा सफिक्स में, इज इक्वल टू, अब एप्सिलॉन आर बोलो या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के बोलो। फिर से के, जी हाँ ये कैपिटल के है। इसके पहले जो देखा था वो स्मॉल के था, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये है कैपिटल के, इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों सेम नहीं है, दोनों में कंफ्यूजन करने की कोई भी बात, कोई भी गलती हम लोग नहीं करेंगे। तो एप्सिलॉन आर दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, अब डेफिनेशन, relative permittivity is defined as the permittivity of the given medium divided by the permittivity of the free space। मतलब क्या, permittivity of the given medium मतलब सिर्फ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या तो एप्सिलॉन जीरो। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका यूनिट बोलो दोस्तों, यूनिट क्या आएगा, अरे भाई ये तो रेशो है दो सेम क्वांटिटीज का, और जब भी दो सेम क्वांटिटीज के रेशो की बात होती है तो वो रेशो मिलता है यूनिटलेस। ठीक है, तो कोई भी गलती करने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं रखना है। रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट रहेगा यूनिटलेस, क्यों, क्योंकि ये रेशो है किसका, दो सेम क्वांटिटीज का। तो एप्सिलॉन आर या तो के कैपिटल वाला इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। अब आपका जो भी फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था, फॉर्मूला था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। क्या था फॉर्मूला वो, बोलिए फिर से एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला था किसके लिए, जब मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा था एयर। क्या कंसिडर कर रहा था, एयर। और अगर एयर की जगह पे दूसरा कोई भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला को डायरेक्टली चेंज करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एज इट इज, और सिर्फ एप्सिलॉन जीरो के साथ में कैपिटल के वाला टर्म ऐड कर देना है, और बाकी जो चीज़ें हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इसे एज इट इज लिखना है। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये है कोई भी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम। ठीक है, तो कूलोम्स लॉ दो तरह से लिख सकते हैं। अगर वो दो चार्जेस एयर में रखे गए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अगर वो एयर छोड़ के भी बाकी किसी भी मीडियम में रखे गए हैं तो उसका वैल्यू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के कैपिटल वाला Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दोस्तों आपका जो भी K का वैल्यू है ना, कैपिटल K का वैल्यू, अगर मैं वैक्यूम के लिए वैल्यू देखूं तो वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू होता है 1, और अगर मैं इसे वाटर के लिए लिखना चाहूं तो वाटर के लिए इसका वैल्यू होता है 80। ठीक है, थैंक यू।